जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टर्टल क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सबके एग्जामों की डेटें आ चुकी हैं। जल्द ही आप सबके एग्जाम भी होने वाले हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की जो क्लास है एक लंबी क्लास चलने वाली है और आज की क्लास में हम पूरी जियोग्राफी का जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के या जितने आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो जो अग्निवीर आर्मी वालों का जो पेपर लगा हुआ है, हमारे अग्निवीर भाइयों का जो पेपर लगा हुआ है, अगर आपका अग्निवीर का पेपर है तो आप इस क्लास को पूरी जरूर देखें। और जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है उनका आज फायदा हो सके इस क्लास से। और इस क्लास से जियोग्राफी से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे बाहर तो नहीं जाएंगे, ये आपके भाई का वादा है आपसे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार रहने वाली है। बिल्कुल बेसिक हम लोग इस क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज की क्लास में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। इस जियोग्राफी की जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार, कहां से कैसे क्या है, भारत के पर्वत, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, भारत की नदियां, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत की प्रमुख झीलें, भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर, भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध, भारत की जलवायु, भारत के वन, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी बिहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत की मिट्टियां, सिंचाई के साधन, कृषि, भारत के ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन व्यवस्था, संचार, जनसंख्या एवं नगरीयकरण, भारत की जनजातियां। आज का जो टॉपिक है जियोग्राफी का, इसमें हम लोग ये आज के जियोग्राफी के 25 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो आपके सामने है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज ये सारे जितने भी ये दिए हुए हैं आपके सामने, क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें आज इतने टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपको ये चीज देखकर पता चल गया होगा कि आज की जो क्लास है आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि आप इस वीडियो से ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, जहां से क्वेश्चन मतलब किसी भी आप वनडे एग्जाम में बैठिए, यहाँ कोई भी आप प्रैक्टिस से हल करिए, हर जगह पे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसमें पूछा जाएगा आपसे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो प्यारे साथियों, जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आकार यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो स्थान है वो विश्व में 7वां स्थान पे आता है। अगर बात करें अगर बात करें विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करते हैं, तो विश्व की जनसंख्या का 16.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल प्यारे साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर बात करें भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। फिर पूछता है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। अगर भारत की स्थल सीमा की लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैं तो आपसे कहूंगा कि आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। ये जो आपके लिए ज्यादा दिन तक आपके पास रहने वाली है। ठीक है, तो यहां से जितने भी क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए, अभी हमने बताया है उत्तर से दक्षिण, उत्तर में देखा जाए तो इंदिरा काल से लेकर, ठीक है, उत्तर में इंदिरा काल से लेकर हिंद महासागर, दक्षिण में, ठीक है, जो लंबाई है कितनी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो पूर्व में
किबुतो नामक स्थान, ठीक है, किबुतो से लेकर गुहार मोती, पश्चिम में गुहार मोती तक, ठीक है, पूर्व में किबुतो से लेकर पश्चिम में गुहार मोती तक, जिसकी जो लंबाई रहने वाली है 29-33 रहने वाली है। तो आप देख सकते हो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की क्या रहने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देश कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के जो सर्वाधिक बड़े देश है उनका क्रम क्या रहने वाला है, तो आइए क्रम देखते हैं। सबसे पहले है ट्रिक, हम देखते हैं, ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, इस ट्रिक से हमें याद रखना है विश्व के बड़े क्षेत्रफल वाले देश कौन से हैं। रुक से आपका हो जाएगा रू से हो जाएगा आपका रूस, का से हो जाएगा आपका कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, अब आ से हो जाएगा अमेरिका, और बा से आपका हो जाएगा ब्राजील, अब आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और भारत, भा से हो जाएगा भारत, ठीक है। तो ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के जो सर्वाधिक बड़े देश हैं, तो ये 7 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो ये ट्रिक जरूर आपको याद रखना है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये आपको मैप के माध्यम से भी अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। आप रूस को देखना चाहो तो रूस को भी देख सकते हो, ठीक है। भारत को देखना चाहो तो आप भारत को भी देख सकते हो। आपका ये प्यारा भारत यहाँ पे दिखाई दे रहा है एशिया महाद्वीप में, ये आपका भारत दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे हैं, आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन से रहने वाले हैं। आगे बात करें भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है प्यारे साथियों, 6100 किलोमीटर है। अगर बात करें द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, मतलब जो द्वीप है हमारे, उन द्वीपों की अगर भी लंबाई जोड़ ली जाए तो 75,000 कितनी है, 75 16.5 किलोमीटर। अगर बात करें भारत का धूर दक्षिणी भूमध्य, ठीक है, दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो 876 किलोमीटर दूरी पर है। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा बनाते हैं, तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा बनाते हैं, भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा या तट रेखा बनाते हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तट रेखा मतलब भारत के कौन सा राज्य है जिसकी तटीय रेखा मतलब समुद्र के साथ सीमा सबसे ज्यादा बनती है, तो प्यारे साथियों वो राज्य हमारा गुजरात है। अगर बात करें भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो गोवा जो हमारा इसकी तटरेखा सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, प्यारे साथियों ये 10वीं पेपर में छप चुका है कि कौन सी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है, वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको याद होगा वो ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, कौन, मित्र पर गमछा झार, यानी जो हमारी कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ये बात आपको याद रखनी है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। ट्रिक हमने आपको अभी बताया, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र, मा से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा आपका झारखंड। प्यारे साथियों ये 8 राज्य हैं, ठीक है, कितने, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगर आप मैप से देखना चाहो तो ये आपकी कर्क रेखा दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा दिखाई दे रही है, और इतने राज्यों से होकर ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना कौन कौन से राज्य हैं, ये 8 राज्य हैं जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों को याद रखना है, और ट्रिक जरूर याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। हो सकता है कि कोई राज्य आपसे एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है, आपसे कोई राज्य छूटे, लेकिन जब आपको ये ट्रिक याद होगी तो कोई राज्य अगर छूट भी रहा होगा तो आपको याद हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। आगे अगर हम बात करें भारतीय मानक समय रेखा की, ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा हमारे कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो दोनों पूछा जाता है, कर्क रेखा पूछेगा तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और मानक रेखा पूछेगा
तो मानक रेखा जो हमारी होती है, समय मानक रेखा, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे अगर बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, तो जो मुख्य भूमि हमारी है और उसके दक्षिणी नोक क्या है, तो केप केमोरिन, क्या है, केप केमोरिन। अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो ये बहुत पूछा जाता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो प्यारे साथियों याद रखना है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट है। अगर बात करें भारत का सबसे उत्तरी भाग क्या है, ठीक है, उत्तरी भाग जो है इंदिरा काल, उत्तरी भाग इंदिरा काल है, और दक्षिणी भाग जो है वो इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, जो भारत की मुख्य भूमि है उस जो, और उसको रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, तो पंबन चैनल, पंबन चैनल अलग करता है। अगर बात करें आदम का पुल किन दो देशों के बीच है, आदम का पुल या आदम ब्रिज भी पूछ लेता है, आदम कहीं कहीं पर आपको आदम का पुल देगा या आदम ब्रिज दे, बात वही है। तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, किसके, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है, दक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के पास स्थित है, कहां पर, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। द्वीप एक, दीव एक द्वीप है, वह कहां स्थित है, क्या, दीव, दीव एक द्वीप है, छोटा द्वीप है, कहां पर स्थित है, तो गुजरात के तट पर स्थित है। याद रखना, दीव एक द्वीप है, कहां पर स्थित है, गुजरात के तट पर स्थित है, यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे अगर बात करें श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है प्यारे साथियों, तो मन्नार की खाड़ी, कौन, मन्नार की जो खाड़ी है वो भारत से श्रीलंका को अलग करती है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, तो भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है ये सबसे प्राचीनतम माना जाता है। अगर पूछे भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, जो भारत का पूर्वी समुद्र तट है, पूर्वी समुद्र तट जो है प्यारे साथियों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही पूछा जाता है पूर्वी पश्चिमी, तो याद रखना पूर्वी समुद्र तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें भारत के पश्चिमी समुद्री तट का, उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो कोकड़ तट, याद रखना है कौन सा तट, कोकड़ तट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें भारत के पश्चिमी समुद्र तट का, दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो मालाबार तट के नाम से, कौन सा तट, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, मतलब जो लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप को जो समूह, मतलब लक्षद्वीप में जो समूह वाले द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीपों के जो समूह हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई है किस प्रकार से, तो प्रवाल से हुई है। आपने पढ़ा होगा प्रवाल भित्तियां, ठीक है, समुद्र में बहुत सारी चीजें होती है, प्रवाल भित्तियां वो जो इकट्ठा हो जाती है और वही उन्हीं प्रवाल भित्तियों से क्या हुआ है, द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो फिर आपसे पूछा जाता है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, बहुत पूछा गया, तो इसमें आप स्टार लगा सकते हो। जो न्यूमूर द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में, इसमें आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप जो समूह है वो अरब सागर में स्थित है, कहां पर, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। तो भारत के तट आप देख सकते हो, एक नजर आप मैप के माध्यम से देख सकते हो भारत के जो तट है, ठीक है। ये कुछ तट है जो आपसे पूछे जाते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी पेन से, अपनी कलम से, अपनी बुक में बना सकते हो। जैसे कि देखा जाए काठियावाड़ा तट, ठीक है, कौन सा, काठियावाड़ा तट। फिर आपका ये आपका यहाँ पर है कोकड़ तट, एक है कानरा तट, ठीक है, मालाबार तट सबसे निचले हिस्से में, मतलब केरल वाले एरिया के आसपास। फिर आपका इधर पड़ जाता है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट, मतलब जितने भी तट हैं ये इसी एरिया में पड़ते हैं, ठीक है, इतने में पड़ते हैं जो समुद्र का किनारा है, ठीक है। तो एक बार ये तट आप देख सकते हो, ये सारे तट पूछे जाते हैं कि कौन सा पूर्वी तट है और कौन सा पश्चिमी तट है, कौन सा दक्षिणी तट है, ये सारे एक बार आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हो, ठीक है, या अपना नोट्स के माध्यम से बना लीजिए। अगर आगे बात किया जाए लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, लक्षद्वीप समूह में जो द्वीपों की संख्या है वो टोटल है कितनी है, 36, कितनी है, 36 द्वीपों की संख्या है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी मतलब इस वाले एरिया में भारत स्थित है, कौन सा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात करें भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो 68.7 पूर्वी गुजरात में,
ठीक है। और शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? बहुत पूछा जाता है कि जो शिव समुद्रम है ये किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जो है प्यारे साथियों कावेरी नदी पर बनाया गया। किस पे? कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगर बात करें भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से कितनी कितनी मील की दूरी तक है? 12 मील। कितनी? 12 मील। मतलब जो हमारी समुद्री सीमा है, मतलब समुद्र के अंदर हमारा कितना अधिकार है? तो 12 मील तक समुद्र में हमारा अधिकार है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? 10 डिग्री चैनल प्यारे साथियों 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और निकोबार के द्वीप में स्थित है। किसके? छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। तो प्यारे साथियों दो क्वेश्चन आपको और बताने हैं कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है और 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। ठीक है। 10 डिग्री तो मैंने आपको बता दिया, 8 डिग्री और 9 डिग्री आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि किसके बीच में स्थित है। अगर बात करें भारत पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है भारत पाकिस्तान के बीच में वो किस नाम से जानी जाती है? तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है प्यारे साथियों रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा किस नाम से जानते हैं? भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैक-मोहन। तो याद रखना है भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत और चीन मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत अफगानिस्तान, अभी आपने पढ़ा है भारत भारत और चीन मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा। अगर आप पूछे भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच प्यारे साथियों डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा के नाम से। भारत की, यह बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से साथ लगती है? मतलब सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ प्यारे साथियों। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा बनती है। भारत की सबसे छोटी सीमा की अगर बात करें तो भारत की सबसे जो छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगर बात करें भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है, तो भारत के कुल भूभाग का 11% पर्वत पाए जाते हैं। अगर बात करें भारत के कुल भूभाग का कितना परसेंट मैदानी क्षेत्र है, तो कुल भूभाग का 43% जो है भारत में मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। अब बात करेंगे भारत के जो पर्वत हैं, भारत के प्रमुख पर्वतों के विषय में अगर बात करें तो पूछा जाता है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत। ठीक है। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत या नवीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। वलित पर्वत या नवीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है प्यारे साथियों? हिमालय। हिमालय जो हमारा है, हिमालय पर्वत को नवीनतम पर्वत में की श्रेणी में रखा गया है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है प्यारे साथियों? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। हालांकि अगर शिखर चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो प्यारे साथियों केटू गार्डविन ऑस्टिन है। कौन सी है? केटू गार्डविन ऑस्टिन है। अगर बात करें हिमालय की उत्पत्ति किस किस भूसन्नति से हुई है, तो किससे हुई है? टेथिज। टेथिज या टेथित सागर से भी, यह भी कहा जा सकता है कि जहां पर आज की डेट में हिमालय हमारा खड़ा हुआ है, सीना तान के खड़ा हमारा हिमालय है, वहां पे कौन सा सागर था? तो टेथित सागर हुआ करता था प्यारे साथियों। अगर बात करें हिमालय का पद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक। किससे? शिवालिक से जाना जाता है। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? हिमालय में हिम रेखा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम, ठीक है, पश्चिम में मिलती है। अगर बात करें उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो उत्तरांचल का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम है नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। अगला क्वेश्चन दिया गया हिमालय श्रेणी में मिलने वाली साकीर्ण तथा अनुदैर्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून। किसके नाम से जाना था? दून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कहां पर? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? शिवालिक श्रेणी का निर्माण सोनोजोइक, ठीक है, किससे हुआ है? सोनोजोइक से हुआ है।
भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये बहुत जो पूछा जाता है, जैसे कि पूछा जाता है कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी क्या है, तो आपने अभी भी पढ़ा है हिमालय। वैसे ही पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी क्या है, तो प्यारे साथियों अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत आप सभी बताएंगे कहां पर है प्यारे साथियों? अरावली पर्वत राजस्थान। कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको बताना है, जो अरावली पर्वत राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत है, लेकिन आपको बताना है अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है प्यारे साथियों? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी का नाम क्या है। आगे बात करेंगे भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत। ठीक है, अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम, अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी पर्वतमाला, जो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नामुदी। क्या नाम है? अन्नामुदी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? पूर्वी पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? पूर्वी घाट के जो सर्वोच्च शिखर है क्या नाम है प्यारे साथियों? महेंद्रगिरी। पूर्व घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित स्थल कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ी। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कांडरमम। क्या नाम है? कांडरमम। कांडरमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? पूछा गया है कई बार। तो कांडरमम जो पहाड़ी है केरल में स्थित है। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित हैं? ठीक है, गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है प्यारे साथियों? तो गिरनार की जो पहाड़ियां है वो बिहार में स्थित है। ठीक है। अगला बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक चोटी का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक के नाम से जाना जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां। कौन सी? सतपुड़ा की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है यह राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में स्थित है। सेवराय पहाड़ियां कहां स्थित है? सेवराय पहाड़ियों की बात करें प्यारे साथियों तो ये तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? एक संप्राय भूमि। क्या है? एक संप्राय भूमि है। पार भूमि कहां पाई जाती है? पार भूमि बहुत पूछा गया कि पार भूमि कहां पाई जाती है, तो पार भूमि जो है वो छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। कहां पर? छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको ये पहले भी बताया, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी जो घाट है उसको जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर है। लेकिन अब जो नया डाटा आ रहा है उसमें 8,850 भी मिल जाता है। लगभग में पूछता है, लगभग में पूछता है तो 8,850 भी सही करवा देता है। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर पूछा गया है, कोडाई कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पलानी। कहां पर है? पलानी। अगर बात करें सबरीमाला, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो है प्यारे साथियों केरल में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? आप सभी को पता है प्यारे साथियों, भारत के उत्तर में जो रखवाली करता है वो हिमालय पर्वत। कौन सा है? हिमालय पर्वत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। ठीक है, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे कौन कौन से हैं? जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा की बात करें तो जम्मू कश्मीर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर से लेह के लिए एक रास्ता जाता है यहीं से। ये बात याद रखना। कहां से? श्रीनगर से लेह। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप यहां पर मैप के माध्यम से देख सकते हो।
ये यहाँ पर जोजिला दर्रा है, और जोजिला दर्रा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका जोजिला दर्रा है। और ये देखिए यहाँ पर श्रीनगर, ये श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता जा रहा है, ये आपको रास्ता भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये इसी दर्रे से होकर ये रास्ता भी गुजर रहा है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर जोजिला दर्रा पड़ता है, तो याद रखना है जोजिला दर्रा है, श्रीनगर से लेह के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। अगला दिया गया नाथुला और जेलिपा दर्रा। नाथुला और जेलिपा दर्रा किस राज्य में स्थित है? और नाथुला और जेलिपा जो दर्रा है प्यारे साथियों आपका सिक्किम में स्थित है। अगर तुजू दर्रा की बात करें तो तुजू दर्रा जो है भारत को किस राज्य से जोड़ता है? म्यांमार। किसको? भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगर बात करें पीपली, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली। कहां पर है? अरावली में। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट, पाल घाट जो है ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, ठीक है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है आज की डेट में पाकिस्तान में। खैबर दर्रा पूछा जाता है कि खैबर दर्रे से होकर ही सिकंदर भारत की ओर आया था। ये बहुत पूछा गया कि सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत आया है, तो प्यारे साथियों खैबर दर्रे से ही होकर भारत आया था। खैबर दर्रा जो आज की डेट में है वो पाकिस्तान के हिस्से में है, या पाकिस्तान के कब्जे में, ये बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो जो खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। किसको? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया सिपकिला, सिपकिला दर्रा ये कहां पर है? सिपकिला और बराला और पंचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? सिपकिला, बराला और पंचाला जो ये दर्रे हैं ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें बुर्जिल दर्रे की, जो बुर्जिल दर्रा है ये किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। ये दर्रे जो हमारे हैं ये हर पेपर में एक या दो दर्रे पूछे ही जाते हैं। तो आगे याद रखना नाथुला दर्रा कहां पर है? नाथुला दर्रा आपका कहां पड़ता है? ठीक है, तो सिक्किम में। कहां पर है नाथुला दर्रा? लिख सकते हो आप, नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में, ठीक है। कहां पर है? सिक्किम। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो नाथुला जो दर्रा है ये भारत और चीन को जोड़ता है, ठीक है। याद रखना है कहां पर? सिक्किम में। और पूछता है कि किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो सिपकिला जो दर्रा है यह सतलज नदी घाटी में पड़ता है। किस नदी घाटी में? सतलज नदी घाटी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया जवाहर सुरंग का नाम, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया? ठीक है, तो बनिहाल दर्रा। क्या दिया गया है? बनिहाल दर्रे का ही नाम बदल कर जवाहर सुरंग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को जो जोड़ने वाला दर्रा है, भारत के दो प्रमुख शहर है नासिक और मुंबई, थाल घाट दर्रा। कौन सा? थाल घाट दर्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? तो थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट जो दर्रे हैं यह पश्चिमी घाट। कहां पर? यह पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो आर्यो हो या सिकंदर हो, ठीक है, ये सब खैबर दर्रे से होकर ही भारत की तरफ आए थे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया बोमडला दर्रा किस राज्य में है? बोमडला, तो याद रखना है बोमडला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में और दो दर्रे हैं, कौन कौन से हैं? एक यंग्याप दर्रा है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। और एक दिफू दर्रा जो है, दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया आफिल, आफिल दर्रा, आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो आफिल जो दर्रा है वो कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहां पर? कराकोरम। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? आफिल दर्रा जो है ये भारत और चीन को जोड़ता है। किसको? भारत और चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? चांगला दर्रा प्यारे साथियों लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। किसको? लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया दिहांग दर्रा, दिहांग जो दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप बताएंगे दिहांग नामक स्थान पे कौन सी नदी प्रवेश करती है? आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन दिया गया रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया थांगला दर्रा कहां स्थित है? थांगला दर्रा प्यारे साथियों लद्दाख, ठीक है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है। कौन सा? पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत की नदियां, ठीक है। भारत की नदियों के विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्र में विभाजित किया गया है। पहला नदी तंत्र कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा आपका है गंगा नदी तंत्र।
तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। और ये भारत की सभी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। इन पे हम बात करें, अगर देखा जाए, अगर आप मैप के माध्यम से देखना चाहते हो तो इसमें भी आप देख सकते हो, ये आपका मानसरोवर झील है। कौन सी? ये आपकी मानसरोवर झील दिखाई दे रही है। और मानसरोवर झील के आसपास से ही, ठीक है, जो 3-4 प्रमुख नदियां हैं वो निकल रही है। जैसे कि सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी हमारी इसी रास्ते से निकल रही है। और ये सिंधु नदी बहते हुए कहाँ जा रही है? ये पाकिस्तान की तरफ जा रही है, ठीक है। कहाँ जा रही है? ये पाकिस्तान की तरफ जा रही है और आगे आकर कहां पर? अरब सागर में गिर जाती है। अब आप ये देख सकते हो सिंधु नदी से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। जैसे कि आपकी सबसे पहली नदी झेलम, झेलम के बाद आपकी चिनाब नदी ये आपको दिखाई दे रही है। चिनाब के बाद आपके बाद कौन सी है? रावी नदी भी यही से मिल रही है। ब्यास नदी मिल रही है। सतलज नदी आपकी मिल रही है, ठीक है। हाँ, ये सारी नदियां कहां पर? ये सारी नदियां आपकी सिंधु नदी से मिल रही है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी को अगर देखा जाए तो ये आपकी यहाँ से गंगा नदी निकल रही है और ये इधर बहती हुई इधर चली जा रही है, ठीक है। कहां पर? ये चली जा रही है। अब गंगा से देखो कौन कौन सी नदियां मिल रही है। ये यहीं से मिलती है, एक निकलती है यमुना नदी, और यमुना नदी आकर यहाँ पर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इधर से आपकी एक नदी आ रही है नर्मदा, ठीक है। कौन सी? नर्मदा नदी इधर निकल जा रही है, अरब सागर में गिर जाती है। इधर से एक नदी निकल रही है अमरकंटक की पहाड़ी से, सोन नदी, जो इलाहाबाद से थोड़ा सा आगे जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। एक टोन नदी है, वो भी आगे जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये कई नदियां छोटी छोटी यहाँ पर गंगा नदी से मिल रही है। लेकिन अगर बात करें बड़ी नदियों की, तो ये मानसरोवर झील के पास एक नदी निकलती है जिसको हम जानते हैं सांगपो, आगे आकर जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको पता है मानसरोवर झील जो है ये चीन के आसपास है, और ये चीन की तरफ से नदी निकलती है, एक सांगपो नदी, ठीक है। ये इधर आती है और भारत में ये ब्रह्मपुत्र कहां पर? दिहांग नामक स्थान पे प्रवेश करती है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और आगे आकर इसे जब भारत की तरफ ही आती है, ये बहती हुई इधर बंगाल की तरफ निकल जाती है। कहां पर? बांग्लादेश की तरफ निकल जाती है। अगर बात करें तो भारत में तो इसे, ठीक है, आगे जब जाती है तो इसे हम जमुना नदी के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे ब्रह्मपुत्र नदी भी आगे जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, और दोनों नदियां मिलने के बाद आगे बढ़ती हैं और यहाँ पर एक डेल्टे का निर्माण करती है, जिस डेल्टा को हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे जाकर हम एक नदी को पद्मा के नाम से जानेंगे बांग्लादेश में, और दूसरी को मेघना के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। ये है, तो आप ये नदी तंत्र यहाँ पर भी समझ सकते हो। 3 नदियां हैं इधर, जो आपकी सबसे बड़ी एक नदी जा रही है सिंधु, जो पाकिस्तान चली जा रही है। गंगा नदी जो भारत के रास्ते बहते हुए आगे बांग्लादेश की तरफ प्रस्थान कर रही है। और एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, जिसे हम चीन में सांगपो नदी और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे जाकर ये भी गंगा नदी से मिलती है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों मिलकर आगे सबसे बड़ा नदी डेल्टे का निर्माण कर रही है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आइए इन नदियों के विषय में और थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जानते हैं। अगर इन नदियों के विषय में देखा जाए तो नदियों की लंबाई के विषय में देखा जाए तो सिंधु की जो लंबाई है 3180, ठीक है। सांगपो यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है 2900 किलोमीटर। अगर गंगा की बात करें तो 2525 किलोमीटर इनकी लंबाई है। ये लंबाई बहुत पूछता है, इनको याद रखना है। अब बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो सिंधु जो नदी तंत्र है, सिंधु नदी कहां से निकलती है प्यारे साथियों? तो बोखरचू हिमनद। कहां से? बोखरचू हिमनद से निकलती है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी में। कहां पर? कैलाश पर्वत श्रेणी में। अगर आगे बात करें सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है प्यारे साथियों, तो सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। लेकिन अगर टोटल लंबाई देख ली जाती तो आज की डेट में 3100, ठीक है, कितना? 3180 किलोमीटर भी आपको डाटा मिल जाएगा। कितना? 3180 डाटा मिल जाएगा। लेकिन अगर पुराने डाटे की बात करें तो 2880 किलोमीटर ये बहती है। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? सिंधु नदी की जो भारत की अगर लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर। भारत में कितनी बहती है? 1180 किलोमीटर बहती है, बाकी सारा का सारा पाकिस्तान में बहती है। झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये जितनी भी नदियां गई हैं ये सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां, आपको भी हमने मैप के माध्यम से भी दिखाया है। अगर बात करें सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु को जो है तिब्बत में सिंघी खंबन या लयांस माउथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम क्या है? जो सिंधु नदी द्वारा सबसे गहरा महाखड्ड है
उसका जो नाम है प्यारे साथियों गिलगित। क्या नाम है? गिलगित। जिसकी गहराई की बात करें तो 5200 मीटर। कितनी? 5200 मीटर की गहराई में है गिलगित। अगला क्वेश्चन दिया गया, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? झेलम नदी का उद्गम जो स्थल है उसका नाम है बेरीनाग। क्या नाम है? बेरीनाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाँ, अब ये सिंधु नदी तंत्र आपको दिखाया गया, इसको समझने का आप प्रयास करिएगा। ठीक है। सिंधु नदी हमारी प्यारे साथियों निकलती कहां से? ये कैलाश पर्वत के राकसताल के आसपास से निकलती है। कहां से? कैलाश पर्वत आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक राकसताल नामक झील है, यहीं से निकलती है। और इसी के पास एक और नदी निकलती है जो सतलज नदी, इधर से बहती हुई चली जाती है आगे जाकर, ये भी सिंधु से मिलती है। हमारा जो मानसरोवर झील है इधर छूट जाता है। ठीक है। अब यहाँ से हमारी सिंधु नदी निकल रही है और इस रास्ते से बहती हुई ये आ रही है। जब इधर से आती है तो यहाँ पर इस सिंधु नदी से सबसे पहले यहाँ पर एक और नदी मिलती है। क्या नाम है उसका? ठीक है। यह दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। इसको सबसे पहले याद रखना कि भारत में कहां पर प्रवेश करती है? दमचौक नामक स्थान में प्रवेश करती है। और आगे अगर बात करें लद्दाख में पड़ता है। यह नदी इस रास्ते से बहते हुए इधर जा रही है। अब यहाँ पर जो सबसे पहली नदी मिल रही है कौन सी है? श्योक नदी है। कौन सी? श्योक नदी है। इधर एक छोटी नदी आती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। ठीक है। आगे फिर और आगे जब ये बढ़ रही है, यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है गिलगित नदी, और इधर आके ये भी सिंधु से मिल जाती है। आगे ये चिल्लास नामक स्थान पे, कौन सा? इसको याद रखना, भारत से पाकिस्तान में, देखो दोनों याद रखना। जब भारत में प्रवेश करती है तो दमचौक नामक स्थान पे प्रवेश करती है, और भारत से जब ये बाहर जा रही है पाकिस्तान की तरफ तो इस स्थान का नाम क्या है? चिल्लास नामक स्थान पे ये पाकिस्तान की ओर जा रही है। ठीक है। अब ये आगे पाकिस्तान में जा रहे हैं और आगे अरब सागर में गिरती है। तो कई नदियां हैं जो इससे पाकिस्तान में मिल जाती है, जैसे हमने आपको अभी बताया था झेलम नदी इधर से आके, ठीक है, इधर से आ रही है हमारी चेनाब नदी, उसके बाद रावी नदी, ठीक है, ब्यास नदी तो अपने भारत में ही इससे मिल जाती है। ठीक है। ये नदियां आगे जाकर क्या होती हैं? ये सब मिल जाती है सतलज नदी में, और सतलज नदी आगे जाकर इससे मिल जाती है। कई नदियां जो पाकिस्तान में भी इससे मिलती है, जैसे एक नदी आती है सिंधु से काबुल नदी, ये पाकिस्तान में मिलती है। कुर्रम नदी ये भी पाकिस्तान में मिलती है। एक गोमल नदी है, ये भी पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी से मिल जाती है। तो आप ये नदी जो हमारी दिखाई गई है सिंधु नदी, ये आपको समझ में आ रही होगी। आप इसके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। आपको पूरी नदियां समझ में आ जाएंगी, कौन सी नदी कहां से निकल रही है और कहां पर जाके सिंधु नदी से मिल रही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही बेहतर होगा, और उतना ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में वो चीजें रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कश्मीर की अगर सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें प्यारे साथियों, तो कश्मीर की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो झेलम नदी है। कौन सी? झेलम नदी है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चिनाब नदी को हिमाचल में किस नाम से जानते हैं? तो चंद्रभागा। किस नाम से जानते हैं? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, रावी नदी कहां निकलती है? रावी नदी प्यारे साथियों रोहतांग दर्रे के पास। ठीक है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है? रावी को पारुसड़ी, या पुराना नाम पूछ ले तो रावी का पुराना नाम पारुसड़ी या इरावती नदी भी इसे कहा जाता है। ब्यास नदी कहां से निकलती है? ब्यास नदी प्यारे साथियों ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से? ब्यास कुंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो ब्यास को विपाशा या आर्गिकीय। ठीक है। तो मेन जो है वो विपाशा जरूर याद रखना, बहुत पूछा गया है कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम, या ब्यास नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो विपाशा के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी कहां से निकलती है? प्यारे साथियों जो सतलज नदी है वो राकसताल नामक झील से निकलती है। कहां से निकलती है? राकसताल नामक झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? अगर भारत में देखा जाए सतलज नदी 1050 किलोमीटर भारत में बहती है। कितना? सतलज नदी भारत में 1050 किलोमीटर बहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, घाघरा नदी कहां से निकलती है? प्यारे साथियों घाघरा जो नदी है ना, ये शिवालिक के मालवा पंख से निकलती है। कहां से? मालवा पंख से निकलती है। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी को पौराणिक सरस्वती नदी भी बोल देते हैं। कौन सी नदी प्यारे साथियों? सरस्वती नदी के नाम से भी घाघरा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी तंत्र की बात करें। अब हम जो इस नदी को पढ़ने जा रहे हैं, इस नदी को बहुत बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि भारत की सबसे पवित्र नदी, सबसे पूजनीय नदी, और भारत की सबसे प्रमुख नदी, और भारत की वो नदी जिससे सबसे ज्यादा भारत में नहरें निकाली जाती हैं, वो गंगा नदी है। ठीक है। भारत की एकमात्र नदी जो जलमार्ग में काम आती है, गंगा नदी। तो गंगा नदी सबसे ज्यादा पूछी जाती है प्यारे साथियों, तो इसको जरूर समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गोमुख।
गोमुख या गंगोत्री भी इसे बोल देते हैं, ठीक है, गंगोत्री भी इसे बोल देते हैं, याद रखना गंगोत्री। गंगोत्री या गोमुख से निकलती है। किन दो नदियों को संगम देवप्रयाग के बाद गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन होता है, जहां पे दोनों नदियां मिलती हैं, एक भागीरथी होती है, एक होती है अलकनंदा, उसे ही हम देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पूछेगा देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है, तो गंगा नदी बेसिन। कौन सा? गंगा नदी बेसिन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई। तो गंगा नदी की लंबाई की बात करें प्यारे साथियों, तो 2525 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत की वह, ठीक है, बृहत्तम नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? तो मैंने आपको अभी पहले ही बताया, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब देखिए, इस गंगा नदी को समझने का प्रयास करिएगा। गंगा नदी हमारी कहां से निकल रही है, और ये इतनी सारी आपको नदियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इतनी सारी नदियां दिखाई दे रही हैं। ये सारी नदियां जो है ये गंगा से मिलने के लिए आती हैं। ये सारी नदियां जो है गंगा से मिलने के लिए बेताब रहती हैं। जैसे आप सरकारी नौकरी के लिए बेताब हैं, वैसे ये सारी नदियां किसके लिए बेताब रहती हैं? गंगा नदी से मिलने के लिए बेताब रहती हैं। तो आइए एक नजर देखते हैं गंगा से मिलने वाली नदियां, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, अगर सबसे पहले हम बात करें तो गंगा नदी हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, जो उत्तराखंड में प्यारे साथियों। कहां पर? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है गंगोत्री ग्लेशियर। ये हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी गंगा नदी निकल रही है, और ये बहते हुए यहाँ पर आ रही है। तो इधर से देखो कितनी सारी छोटी छोटी नदियां यहाँ पर उत्तराखंड में इससे मिल जाती हैं। यहाँ से एक सतोपथ ग्लेशियर है। कौन सा प्यारे साथियों? सतोपथ ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे एक नदी निकलती है, अब इस नदी से देखो कौन कौन सी शाखाएं सतोपथ इस वाले ग्लेशियर से मिल रही है। इधर एक आ रही है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा आ रही है। धौली गंगा के बाद विष्णु प्रयाग, ओ ठीक है, यहाँ पर जैसे आती है विष्णु प्रयाग बनता है। फिर एक नदी आती है यहाँ पर, कौन सी? नंदाकिनी। यहाँ पर क्या बनता है प्यारे साथियों? नंद प्रयाग। आगे एक नदी आती है पिंडारी, और जहां पर पिंडारी नदी आ रही है इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। आगे एक यहाँ पर फिर एक नदी और आ रही है, इधर से कौन सी? मंदाकिनी। इधर से आ रही है मंदाकिनी, और केदारनाथ से आ रही है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है वहां पर बनता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। फिर आगे एक यहाँ पर जब गंगा नदी आगे, ये सारी नदी आकर कहां पर मिलती है? गंगा नदी से मिलती हैं, और जहां पर गंगा नदी से मिलती हैं इसे ही बोला जाता है देवप्रयाग, ठीक है। अब ये सारी नदियां कहां पर मिल रही है? उत्तराखंड से मिल रही है। आगे एक नदी, आगे जब यूपी की तरफ आते हैं तो यूपी के कन्नौज के पास, कन्नौज के पास एक नदी आती है और गंगा नदी से मिलती है, जिसका नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। जैसे ही ये कन्नौज में मिलती है, इसको याद रखना कि ये पूछा भी गया है कि रामगंगा नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है? तो कन्नौज के पास मिलती है। फिर देखा जाए तो एक नदी इस साइड से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और निकल रही है, जिसका नाम है यमुना नदी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है? यहां से हमारी एक निकल रही है जनपाऊ पहाड़ी से चंबल नदी। कौन सी? जनपाऊ पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में जो पड़ती है। जनपाऊ पहाड़ी कहाँ पे है प्यारे साथियों? मध्य प्रदेश में। यहाँ से एक नदी निकल रही है चंबल, और आपने सुना होगा चंबल के घड़ियाल, चंबल के डाकू, ठीक है ना, वो गाना भी सुना होगा। वो जितने भी बैठे हैं क्या है, चंबल के डाकू से सुना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है चंबल नदी, और चंबल नदी आगे जाकर इटावा के पास ये भी यमुना नदी से मिल जाती है। फिर विंध्याचल पर्वत से एक निकल रही है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है हमीरपुर, यूपी, हमीरपुर में यमुना से मिलती है। इधर एक निकल रही है कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकल रही है, ये भी बांदा के पास आकर यमुना नदी से मिल जाती है। और एक टोन्स नदी है, ठीक है, तो आगे निकलती है। तो ये 3-4 नदियां जो यमुना से मिलती हैं, और फिर आगे आकर यमुना नदी भी कहां पर? प्रयागराज में जो है किससे मिल जाती है? यमुना, यमुना नदी जो है प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। आगे अगर बात करें तो एक टोन्स नदी है, फिर गंगा से मिलती है, ठीक है। और अगर इधर से हम बात करें दाएं साइड से मिलने वाली नदियों में, तो कर्मनाशा नदी है, वो भी आगे बिहार में जो है वो भी गंगा से मिल जाती है। सोन नदी पटना में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। आगे आकर ये दामोदर नदी भी दाएं साइड से जो है गंगा नदी से मिलती है। बाइट साइड से देखा जाए, अगर रामगंगा नदी कन्नौज में मिलती है, उसके बाद आगे की अगर बात करें तो एक नदी हमारी पीलीभीत के फुलहार झील से निकलती है, गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। और गोमती नदी गाजीपुर के पास जाती है और गंगा नदी से मिल जाती है। कहां पर? गोमती नदी गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। आगे अगर बात करें
काली नदी, एक काली नदी हमारी निकल रही है, और काली नदी, ठीक है, ये आगे जाकर यही से एक छोटी नदी मिलती है जिसका करड़ाली नदी बोलते हैं, और ये नदी जाकर छपरा में गंगा से मिल जाती है। कौन सी? छपरा में गंगा से मिलती है। आपको पता है कि नेपाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक नदी, यहां से निकलती है। कौन सी? गंडक नदी निकलती है नेपाल से, और गंडक नदी जो है ये आती है और हाजीपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। कहां पर? हाजीपुर के पास गंगा से मिल जाती है। एक नदी है कोसी नदी, ये भी नेपाल के रास्ते से आती है, जो बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बिहार के शोक के नाम से। यह कटिहारा जिला, कौन सा? कटिहार जिला जो बिहार का, यहां पर आके गंगा नदी से मिल जाती है। इस प्रकार से इतनी सारी नदियां मिल रही हैं, इतनी सारी नदियां मिल रही हैं जिससे हमारी गंगा नदी को विशाल बनाती हैं। ठीक है, ये सारी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे हम बात करें तो ये आगे हमारी गंगा नदी कहाँ? बांग्लादेश की तरफ प्रस्थान कर जाती है। इसकी दो धाराएं होती हैं, ठीक है, इसकी दो धाराएं होती है। एक धारा होती है जिसे हम हुगली के नाम से जाना जाता है, और ये हुगली नदी के किनारे बसा एक प्रमुख शहर कौन सा प्यारे साथियों? आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा है? कोलकाता। कौन सा शहर है ये? और एक इसकी धारा जो चली जाती है बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। इधर से आकर आप बांग्लादेश में आप पढ़े ही हैं, अभी आपको हमने बताया, ब्रह्मपुत्र नदी आगे आकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर दोनों नदियां मिलने के बाद एक डेल्टे का निर्माण करती है, जिस डेल्टे का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहलाता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये गंगा नदी तंत्र का पूरा आपको मैप दिखा दिया गया है। ये सारी नदियां हैं जो गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, अकेले कोई इतना महान नहीं बन सकता है, जब इतने लोगों का सहयोग है तो वो महान जरूर बनेगा। और यही कारण है कि गंगा नदी इतनी विशाल नदियों में इसकी गिनती होती है, क्योंकि इसमें आकर सैकड़ों नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायता करती हैं, इसको महान बनाती है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? अभी आपको हमने बताया गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित जो डेल्टा है उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन दिया गया, यमुना नदी कहां से निकलती है? प्यारे साथियों, यमुनोत्री। ठीक है, कहां से? यमुनोत्री, या बंदर पूछ भी बोल देते हैं, याद रखना। कहां से? बंदर पूछ भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? यमुना नदी की जो लंबाई है प्यारे साथियों 1375 किलोमीटर। कितनी है? 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? तो गंगा से यमुना नदी प्रयागराज में मिलती है। कहां पर? प्रयागराज में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा बिहार का शोक कहे जाने वाली नदी है, कौन? कोसी नदी। तो कोसी नदी को प्रारंभ में हम अरुणा नदी के नाम से जानते हैं। इसको जरूर याद रखना है कि अरुणा नदी किस नदी का नाम है? कोसी। और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, इसको जरूर लिख लेना प्यारे साथियों, बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, अगर बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं तो आपको बताना है बंगाल का शोक किसे कहते हैं। आपको दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? ठीक है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? क्वेश्चन और है, चीन का शोक। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप बताएंगे। बंगाल का शोक और चीन का शोक किन नदियों को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन दिया गया, सबसे अधिक पथ बदलने परिवर्तन करने वाली नदी, सबसे ज्यादा पथ या रास्ता बदलने वाली नदी प्यारे साथियों, अभी हमने आपको बताया कोसी नदी। इसी की वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है चंबल और साबरमती नदी से द्विविभाजित होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? अभी आपसे हमने पूछा ही है, बिहार का शोक प्यारे साथियों किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहा जाता है। चंबल नदी की लंबाई, चंबल नदी की जो लंबाई है 995 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 995 किलोमीटर लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है प्यारे साथियों? तो मानसरोवर झील के पास चिमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो मानसरोवर झील जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो किसके नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली। कौन सा है? मांजुली। किस नदी से है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी इसका सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। एक नजर आप ब्रह्मपुत्र नदी पे भी डाल सकते हो। ठीक है, ये हमारी मानसरोवर के पास से निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और जब तक ये चीन में बहती है तब तक इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। आगे आकर ये दिहांग नामक स्थान पे भारत में प्रवेश करती है, और इधर ये बहते हुए, ठीक है, इधर ये बहते हुए इस क्षेत्र में ये आ जाती है, ये मेघना। आगे जब जाती है तो इसे मेघना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारी गंगा नदी जाती है बांग्लादेश में तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है।
और ये यहाँ पर एक डेल्टे का निर्माण कर रही है, सुंदरबन डेल्टा। तो आप देख सकते हो ये नदी किस प्रकार से बह रही है, इधर से निकलती है चीन के रास्ते और यहाँ से आकर भारत में प्रवेश करती है दियांग नामक स्थान पे, और इस भारत में बहते हुए इधर कहाँ निकल जाती है, बांग्लादेश की तरफ निकल जाती है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, लेकिन ये जरूर याद रखना कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस, वो ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों, मेघना। और गंगा को पूछेगा तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारी आपको नदियां दिखाई गई है, इसकी सहायक नदियां हैं। जैसे यहाँ पर आपसे एक दिखाई दे रही है, सुवर्ण नदी है, उधर लोहित नदी हो जाती है, धनश्री नदी है, कोपली नदी है, ठीक है। और इधर बात करें सुवर्ण नदी के बाद इधर एक कामेंग नदी है, मानस नदी है, ठीक है, संकोश नदी है, और एक रैदाक नदी है, त्रिस्ता नदी है। ये सारी नदियां क्या है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। कौन सी नदी कहां से निकलती है ये भी आप देख सकते हो, ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो नदियों को एक बार आप विधिवत समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सबसे पहले देखते हैं। तो नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो नर्मदा नदी हमारी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र यानी 3 राज्यों में बहती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है प्यारे साथियों, अगर नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा जो नदी है किस घाटी से होकर गुजरती है, नर्मदा जो नदी है उसे क्या कहते हैं, विभ्रंश घाटी, ठीक है, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है प्यारे साथियों, तो जो नर्मदा नदी है ये खंभार की खाड़ी, कहां पर, खंभार की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है, तो ताप्ती नदी जो हमारी है सतपुड़ा की श्रेणी से, कहां से, सतपुड़ा की श्रेणी से निकलती है। ये सारी नदियां हैं, इनको जरूर एक बार नजर डालिएगा। ताप्ती नदी की बात करें, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, ताप्ती नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर, कितनी, 724 किलोमीटर। अगर बात करें ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है, ताप्ती नदी जो है विभ्रंश घाटी से बहती, कहां से, विभ्रंश घाटी से बहती है। ताप्ती नदी का मुहाना कहां बनाती है, सूरत शहर के नीचे, कहां पर, सूरत शहर के नीचे ताप्ती नदी का मुहाना है। अगर बात करें शरावती नदी कहां से निकलती है, तो सिमोंग जिला कर्नाटक, शरावती नदी सिमोंग जिला कर्नाटक से निकलती है। आगे दिया गया है लूनी नदी किसमें गिरती है, लूनी नदी प्यारे साथियों कच्छ के रण में गिरती है, कहां पर, कच्छ के रण में गिरती है। तो आपको बताना कच्छ के रण में क्या पाया जाता है, कच्छ के रण में क्या पाया जाता है प्यारे साथियों, इसका आंसर आप देंगे कि कच्छ के रण में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। साबरमती नदी कहाँ गिरती है, साबरमती नदी खंभार की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, साबरमती नदी। तो आपको बताना है साबरमती नदी किस पर्वत से निकलती है, तो प्यारे साथियों साबरमती जो नदी है, ठीक है, ये साबरमती जो नदी है आपकी, ये अरावली पर्वत से निकलती है, कहां से, अरावली पर्वत से निकलती है। इसको याद रखना है, बहुत पूछा गया है कि साबरमती नदी कहां से निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, बानस नदी कहां गिरती है, कच्छ के रण में, कहां पर, कच्छ के रण में। माही नदी कहां गिरती है, खंभार की खाड़ी में, ठीक है, माही नदी कहां पे, खंभार की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां, जितनी भी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पूर्व के बहने वाली नदियां, ठीक है, जैसे गोदावरी नदी कहां से निकलती है प्यारे साथियों, नासिक के महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का एक शहर है नासिक, जहां से निकलती है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी नदी है। और पूछा जाता है गोदावरी नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है, तो नासिक, ठीक है। आगे बात करें गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, तो गोदावरी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी नदी है। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो प्यारे साथियों गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, वेन गंगा तथा पेन गंगा जो है ये जो सहायक नदियां किसकी हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, किसकी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कावेरी नदी कहां से निकलती है, कावेरी नदी जो है प्यारे साथियों ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है, कहां से, ब्रह्मगिरी श्रेणी या ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कावेरी नदी कहां गिरती है, कावेरी नदी प्यारे साथियों कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच है, कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है, कहां पर, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच स्थित है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जानते हैं, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से
कावेरी, इसको देख लेना, इसको गोदावरी को भी बोलते हैं, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, ठीक है, इसको एक बार देख लेना है, गोदावरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृष्णा नदी कहां से निकलती है प्यारे साथियों? कृष्णा जो नदी है ये महाबालेश्वर की पहाड़ी कर्नाटक, कहां पर है? महाबालेश्वर की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहां गिरती है? तो जो कृष्णा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार बेसिन कहां स्थित है? पेन्नार बेसिन कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में, कहां पर? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में स्थित है। महानदी कहां से निकलती है? महानदी जो है प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है, कहां पर? छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में, कहां पर? महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख जलप्रपात, ठीक है, भारत के प्रमुख जलप्रपातों को याद रखना है, भारत के प्रमुख जलप्रपातों को, ठीक है। भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? पहला जलप्रपात दिया गया है जोग या गुरसप्पा, जोग या गुरसप्पा जो जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है प्यारे साथियों? शरावती नदी। ये बहुत पूछता है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, तो जोग या कौन सा है? शरावती नदी है, कौन सा? शरावती नदी है। एक मिनट, चलो अगला क्वेश्चन दिया गया, जोग जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, कहां पर है? नदी पूछेगा तो शरावती नदी है, अगर राज्य पूछेगा प्यारे साथियों तो कौन सा है? कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो जोग जलप्रपात ही है, ठीक है। नदी शरावती, राज्य कर्नाटक, और सबसे ऊंचा की बात करें तो जोग जलप्रपात ही है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या रखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण है कि जोग जलप्रपात का नया नाम क्या रखा गया? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या रखा गया? महात्मा गांधी जलप्रपात, याद रखना है, स्टार इसमें बना लेना है, ठीक है, स्टार इसमें बना लेना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गुरसप्पा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एशिया का सबसे बड़े जलप्रपात की बात करें तो हुंडरू, कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात, जो जलप्रपात है ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोंग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम जो भी नया बदल के रखा गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एन, सबसे कौन सा है? एन है, दूसरा सबसे बड़ा है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार, नर्मदा नदी। धुआं धुआं करने की क्षमता जो है किसके अंदर है? नर्मदा नदी के अंदर है, याद रखना है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, कहां पर है? शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है। गोंकाक, गोंकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काची नदी, कहां पर? काची नदी पर स्थित है। गोंकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोंकाक की बात करें तो झारखंड, काची नदी, ठीक है। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर है, कहां पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला है, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है? तो चूलिया जलप्रपात जो है ये राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है? जबलपुर, कहां पर? जबलपुर में स्थित है। सडनी जलप्रपात किस राज्य में है? सडनी की बात करें तो शंख नदी पर, कहां पर? शंख नदी पर। सडनी जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड, ठीक है, सडनी जलप्रपात कहां पर है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन दिया गया, कासर गौतम, ठीक है, कासर गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? रारू नदी। कौन सी नदी है प्यारे साथियों? रारू नदी। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में है प्यारे साथियों? तो झारखंड, कहां पे? झारखंड में। एन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एन की बात करें तो एन नदी पर ही बनाया गया है। एन जलप्रपात किस राज्य में है? तो कहां पर स्थित है? तो महाबालेश्वर की पहाड़ी के पास बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पाईकारा जलप्रपात। पाईकारा जो जलप्रपात है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में बनाया गया है। पाईकारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? ठीक है, नीलगिरी के पास बनाया गया है, और ये पाईकारा नदी पर बनाया गया। किस पर? पाईकारा नदी पर बनाया गया है। आगे हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला, भारत की प्रमुख झीलें। अगर भारत की झीलों की बात करें तो सबसे पहले पूछा था उलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और फिर पूछा गया है कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो उलर झील ही रहने वाली है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट याद रखना है कि भारत की सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर है, कहां पर है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दिया गया, उकाई झील किस राज्य में है? उकाई झील है जो गुजरात में है, कहां पर? गुजरात में है। और उकाई झील है जो ये मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है, मानव के द्वारा बनाई हुई झील है। अगला क्वेश्चन है, उकाई झील किस राज्य में
और किस नदी पर बनाई गई है? उकई झील जो है ये मानव द्वारा निर्मित है, गुजरात में है और ताप्ती नदी पर बनाई गई है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर जो झील है प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश पर यह झील बनाई गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निजाम सागर, कौन सा? निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? निजाम सागर जो है मंजारा नदी आंध्र प्रदेश पर है। तुंगभद्रा झील, प्यारे साथियों तुंगभद्रा झील जो है किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। कहां पर? तुंगभद्रा नदी में स्थित है जो कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? ये सब मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये नागार्जुन सागर, निजाम सागर, तुंगभद्रा ये जो झीलें हैं ये मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा बनाई गई है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में है? गोविंद बल्लभ पंत जो है ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, मतलब कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में और कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? रिहंद नदी पर। किस पे? रिहंद नदी पर इसको बनाया गया है। राणा प्रताप जवाहर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ठीक है, कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। गांधी सागर झील मध्य प्रदेश। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई है? ये तीन के तीनों जो है प्यारे साथियों ये चंबल नदी पर। कहां पर? चंबल नदी पर बनाया गया है। कहां पे है? चंबल नदी पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया लोकटक झील। लोकटक झील प्यारे साथियों कहां पर है? मणिपुर। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन दिया गया पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। कौन सी है? लोकटक झील है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया केबुल लाम लाओ। ठीक है, केबुल लाम जाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? ये लोकटक झील पर ही बनाया गया है। ठीक है, चिल्का झील किस राज्य में? चिल्का झील आपके प्यारे साथियों खारे पानी की झील है, उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील का पानी कैसा पानी की झील है? खारे पानी की झील है, अभी आपको हमने बताया है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील की बात करें तो चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? यह भी एक लैगून झील है। कौन सी है? चिल्का झील एक प्रकार की लैगून है। अगला क्वेश्चन दिया गया श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप आप सभी बताएंगे, मिसाइल का परीक्षण पुलिकट झील पे है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के जो बीच में स्थित है हुसैन सागर झील। कौन सी है? हुसैन सागर झील। बेम्बनाथ झील प्यारे साथियों केरल में स्थित है। बेम्बनाथ झील कहां पे है? केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बेम्बनाथ झील में कौन सा द्वीप स्थित है? बेम्बनाथ झील में कौन सा द्वीप स्थित है? बेलिंगटन द्वीप। कौन सा? बेम्बनाथ झील में बेलिंगटन द्वीप स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर ही है सबसे छोटा NH, और नाम भी याद रखना 47A। अल्टमुद्री झील, अल्टमुद्री झील केरल के किस राज्य किस प्रकार की झील है? ये केरल में है और लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील प्यारे साथियों महाराष्ट्र में। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इसका कलर जो है चेंज हो गया था। कुछ दिन पहले लोनार झील का चेंज क्या हो गया था? कलर चेंज हो गया था, जिसके लिए काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई थी। लोनार झील किस प्रकार की झील है? ये क्रेटर झील है। कैसी है? ये एक क्रेटर झील है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? उल्कापिंड गिरने से कौन सी झील बनी है प्यारे साथियों? लोनार झील ही है। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चुल्हामू झील कौन सी है? चुल्हामू झील जो है ये भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चुल्हामू झील किस किस नदी का उद्गम होता है? यहाँ से चुल्हामू झील से त्रिस्ता नदी का उद्गम भी होता है। डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। डल झील कहाँ प्यारे साथियों? डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। पुष्कर झील, पुष्कर झील प्यारे साथियों अजमेर राजस्थान में। सांभर झील की बात करें, सांभर झील राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें, खारे पानी की झील सांभर। ठीक है, कौन सी है? सांभर। हालांकि चिल्का भी है। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का भी है। ठीक है, चिल्का को याद रखना, यहाँ पर सांभर दिया गया है। ठीक है, अभी तक जो तो चिल्का ही आगे थी, सांभर दूसरी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, इसको एक बार देख कंफर्म कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत की नदियों पर बसे प्रमुख शहर। ठीक है, कुछ नदियां हैं जिनके किनारे, जैसे कि नदी हमारी दी गई है गंगा। गंगा के किनारे हमारे कौन कौन से शहर, बड़े शहर हैं? हरिद्वार है, कानपुर है, बनारस है, पटना है। अगर पटना के साथ साथ अभी हमारा प्रयागराज भी छूटा हुआ। कौन सा? प्रयागराज। प्रयागराज जो है ये गंगा और यमुना दोनों नदियों के किनारे बसा है। अगला अगर बात करें यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा ये शहर जो है
यमुना नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है अयोध्या प्यारे साथियों, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ, हुगली नदी के किनारे कोलकाता नदी, महानदी के किनारे कटक, कटक उड़ीसा। आप बताएंगे कटक में कौन सा शोध केंद्र स्थापित किया गया? आप बताएंगे कटक में कौन सा शोध केंद्र बनाया गया? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के जो किनारे बसा शहर है कौन सा है प्यारे साथियों? डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, सोकोवा घाट है। कौन सा? सोकोवा घाट। सतलज नदी के किनारे की बात करें तो फिरोजपुर और लुधियाना ये सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं। नर्मदा नदी के किनारे भारुच, महेश्वर, ओंकेश्वर, जबलपुर, ये नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है। चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी के किनारे जो सबसे फेमस शहर है वो है कोटा, कोटा राजस्थान। ठीक है। झेलम नदी के किनारे बसा जो प्रमुख शहर है प्यारे साथियों श्रीनगर। कौन सा है? श्रीनगर है। अगला है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के किनारे बसा शहर कौन सा है? कुरनूल। कौन सा है? कुरनूल। छिप्रा, छिप्रा नदी के किनारे प्यारे साथियों उज्जैन, महाकाल की नगरी। कौन सी? महाकाल की नगरी छिप्रा नदी के किनारे बसी है। गोमती नदी, गोमती नदी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, नसाफत नजाकत का शहर लखनऊ। ठीक है, तो ये याद रखना है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है प्यारे साथियों? नासिक। कावेरी के किनारे सबसे फेमस शहर है श्रीरंगपट्टनम। ताप्ती नदी की बात करें तो सूरत। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। मूसी नदी के किनारे हमारा हैदराबाद, याद रखना है हैदराबाद वाली मौसी। ठीक है। बेतवा नदी के किनारे कौन सा है? ओरछा। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद जो शहर है ये गंगा यमुना। सरस्वती तो आज की डेट में विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, सरस्वती तो आज की डेट में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हम पढ़ते हैं गंगा यमुना सरस्वती का संगम। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। ठीक है, जैसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा प्यारे साथियों? टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध जो है प्यारे साथियों हीराकुंड बांध है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध प्यारे साथियों महानदी पर है। किस पे? महानदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध उत्तराखंड, भागीरथी नदी उत्तराखंड में बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई जो बांध सागर बांध है कहां पर? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पंजाब। रंजीत सागर कहां पर है? रावी नदी पंजाब में स्थित है। एक पूछा जाता है छोम बांध, छोम बांध प्यारे साथियों कृष्णा नदी महाराष्ट्र। मेटर बांध कहां पर है? मेटर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी तमिलनाडु। अलमाटी बांध की बात करें, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी कर्नाटक। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी राजस्थान। अगला है थीन बांध, थीन बांध जो है ये रावी नदी पर है। मैथन बांध किस नदी पर है? यह है बराकर नदी पर। बाल पहाड़ी, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? ये भी बराकर नदी पर है। पोंग बांध कहां पर है? पोंग बांध जो है ये ब्यास नदी, ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है फरक्का बांध। इसको जरूर इसको नोट कर लेना, फरक्का बांध बहुत पूछा गया है। फरक्का जो बांध है ये गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, फरक्का बैराज भी है। इडुक्की बांध किस नदी पर है? केरल के यहाँ पर है, केरल में है। मयूराक्षी बांध की बात करें, मयूराक्षी बांध जो मयूराक्षी नदी पर ही है, पश्चिम बंगाल में जो स्थित है। काठी बांध जो है किस नदी पर है? काठी है। ठीक है, काठी जो है रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? यह रिहंद नदी पर है गोविंद बल्लभ पंत, और है कहां पर? तो उत्तर प्रदेश। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, इसको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत की जलवायु। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो भारत की जलवायु है उसकी विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तित होना। ठीक है, भारत की जलवायु की विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तित होना। इसी की वजह से हमारे यहाँ ग्रीष्म, शीत, ये सारे ऋतुएं जो आती हैं, ठीक है, बारिश हो, ठंडी हो या गर्मी हो, ये इसी के उसमें आती है। किसमें? जो हमारे पवनों की दिशा में जो परिवर्तन देखने को मिलता है। मानसून किस भाषा का शब्द है प्यारे साथियों? तो मानसून प्यारे साथियों अरबी भाषा का शब्द है। इसको याद रखना, किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में जो ज्यादातर बारिश होती है किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनको जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? मतलब एक ही अक्षांश पर है लेकिन दोनों की जलवायु जो है अमृतसर और शिमला, इसमें अंतर क्या है? उनकी समुद्र से दूरी। ठीक है, उनकी समुद्र से दूरी इसी पे निर्भर करता है क्या?
जो दोनों में क्या है, जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकता किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है तमिलनाडु में बारिश, जिसकी वजह से वहां पे गेहूं की फसल नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्र में होती है? तो मध्य प्रदेश तथा बिहार। कहां पर होती है सर्वाधिक वर्षा? जो होती है मध्य प्रदेश और बिहार में आपको बारिश देखने को सबसे ज्यादा मिलती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब। मतलब अरब सागर और बंगाल दोनों श्रेणियों से, दोनों शाखाओं से पानी आता है, ठीक है, दोनों शाखाओं से पानी आता है। कहां पर? पंजाब में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय, मासिंगराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मासिंगराम, वही बात बताई गई है यहाँ पर। आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसको अभी हमने आपसे बात बताई भी है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लद्दाख और लेह में सबसे कम वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ जो है सबसे ज्यादा वर्षा होने का कारण है। मासिंगराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? यहाँ की पहाड़ियों के कीप की आकृति है, जिसकी वजह से, ठीक है, कीप आकृति जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वीय तटीय प्रदेश में, ठीक है। अगर बात करें भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी भूमि की धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा। वर्षा वर्षा के पानी का ताजी से बह जाना, मतलब जैसे ही बारिश होती है वो तुरंत पानी बह जाता है, ठीक है। शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ठीक है। मतलब जो बारिश का पानी होता है वो बह जाना या पानी का भाप बनकर उड़ जाना, इसी कारण से प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आप एक क्वेश्चन बताएंगे कि प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु आकर्षण के कारण होता है, जिसका कारण प्रभावित होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। और इसी की वजह से भारत में सबसे अधिक बारिश होती है। अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सा एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से समृद्ध है? एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन, ठीक है, एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। भारत के पश्चिमी तट में ग्रीष्म के अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? समुद्र के वर्षा निकट होना, ठीक है, समुद्र के चच वर्षा निकट होना, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर एल नीनो पूछा गया है, तो आपको बताना है एल नीनो क्या है। आपको एक आंसर बताना है कि एल नीनो क्या है। इसका आंसर आप बताएंगे एल नीनो क्या है, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे कि एल नीनो क्या है। बहुत पूछा गया है ये सवाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, भारत के वनों को एक बार एक नजर भारत के वनों को भी देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने % वन होना चाहिए? मतलब इतने % वनों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो प्यारे साथियों 33% वन कम से कम हमारे यहाँ होने चाहिए, लेकिन आज की डेट में 33% से इसका डाटा कम हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा 1988 में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय प्यारे साथियों देहरादून को बनाया गया है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जहां पर मुख्यालय वहीं पर वन अनुसंधान संस्थान यानी देहरादून। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पर्यावरण शोध संस्थान की बात करें प्यारे साथियों नागपुर में। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर वन का आवरण है? 21.05। होना कितना चाहिए प्यारे साथियों? 33%। आज की डेट में है कितना? 21.5। मतलब खतरे से हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी हम लोग खतरे के खिलाड़ी हैं। तो प्यारे साथियों बारिश का मौसम आ रहा है और ये हमारा और आप सबका फर्ज है कि कम से कम 2-4 पेड़ हम लोग जरूर लगाएं। घर के आसपास खेत में कहीं भी अगर जगह पड़ी हुई है तो हम सबको कम से कम 2-2 4-4 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि ये डाटा जो 21.5 आ गया है, अगर हम और आप मिलकर चाहें तो ये डाटा फिर से हम लोग 33% वन पहुंचा सकते हैं। और इसमें अगर हम सब मिलकर काम करें तो जरूर पहुंचेगा। पेड़ पौधों को कटने से रोकना है, ठीक है। आपको पता है कि कार्बन दिन का दिन जो है बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो प्यारे साथियों सब लोग इतना जरूर करना है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब इसमें अगर कदम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा?
ठीक है। तो कोशिश करिए कि 2-4 पेड़ इस बार बारिश के सीजन में हमें जरूर लगाने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? के एम मुंशी। कौन है? वृक्षारोपण या वन महोत्सव के जन्मदाता किसे माना जाता है प्यारे साथियों? के एम मुंशी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, वन रोपण प्रक्रिया, इसमें क्या है? पेड़ लगाने की है। वन रोपण प्रक्रिया के इसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन, ठीक है। किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, संपूर्ण भूमि का 33%। कितना? 33%। कैसे लगी है? तो आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, खासकर उन बच्चों के जिनको एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है। तो कल से हम लोग अग्निवीर वालों का जो पेपर है सबसे पहले लगा हुआ है, तो कल से हम लोग अग्निवीर वालों के लिए स्पेशल टॉपिक जो है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो कल से हम लोग अग्निवीर वालों के लिए पर डे 1 घंटे की क्लास लेने वाले हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जिन बच्चों का पेपर लगा हुआ उनका फायदा हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं कल बेस्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।